जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल नए प्रश्न, जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, जो हमारे हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, और इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, ये लेवल 3 के हमारे क्वेश्चन हैं और इसका ये पार्ट 1 है। ये हमने सीरीज़ शुरू की है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या आप कौन सी वीडियो की सीरीज़ चाहते हैं। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। ये जितने भी आपके अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, आपके अभी जेआरएफ का एग्ज़ाम है मई में, उसके अलावा आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, लेक्चरार के हैं या आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि इस वीडियो में से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। यहाँ बात हुई है प्रथम सर्वेयर जनरल की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स रेनल। और जेम्स रेनल जो रिलेट करते हैं, ये सर्वेयर जनरल का जो वर्क रिलेट करता है वो किस चीज़ से करता है? तो जो अंग्रेज़ों के लिए जो ऐसा एरिया था इंडिया का जिसको वो नहीं जानते थे, उसकी मैपिंग से रिलेटेड था। ठीक है, उसको जानना, उसकी मैपिंग करना, और मैपिंग किस तरीके से करना? एक साइंटिफिक तरीके से उसकी मैपिंग करना। ठीक है, तो ये इसका एडिशनल फैक्ट है कि जो अनजान क्षेत्र थे उनका मानचित्रण शुरू हुआ था। ठीक है, सर्वेयर जनरल के आने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग कितने सदस्य, कितने संस्थापक पत्रकार थे? तो जितने संस्थापक माने जाते हैं इसके, उनमें से लगभग कितने पत्रकार थे? जो संस्थापक सदस्य थे, पत्रकार कितने थे? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पत्रकार थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है 1/3। तो 1/3 जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो पत्रकार थे। तो सेकंड कड़ी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। विडोर द फजेंडा पुर्तगाली प्रशासन में क्या था? तो इसको एक बार पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ। कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था, कार्ट्रिज बनाने के लिए जिम्मेदार था, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए जिम्मेदार था, या वायसराय चुनने के लिए प्रयुक्त शब्द है ये। तो विडोर द फजेंडा पुर्तगाली शासन में क्या था? दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं पसंद आ रहे हो तो वीडियो को डिसलाइक भी करना मत भूलिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें, और जो भी कीजिएगा दिल से कीजिएगा। ठीक है, और उसका हमें रीज़न भी बताइएगा कि आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई, और आई है तो किस लिए आई है, और आप इसके नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। कौन? विंडोर द फजेंडा। तो थर्ड का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लूट शिप का निर्माण का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो फ्लूट शिप क्या थी? फ्लूट शिप थी हमारी बहुत लाइट वेटेड जो शिप होती थी, वो फ्लूट शिप कहलाई थी। तो जो यहाँ से इंडिया से व्यापार करते थे, जो बिजनेस होता था यहाँ से, वो शिप में भर के लेके जाते थे सामान। तो उसके लिए शिप जो होती थी वो बहुत भारी होती थी, लेकिन नई तरीके की शिप लाए थे फ्लूट शिप। कौन लाए थे? डच। तो इसका सही ऑप्शन है डच। डच सबसे पहले फ्लूट शिप लाए थे यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज कंपनी के व्यापारियों को पूर्व के साथ व्यापार करने के विशेषाधिकार को कब अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया? तो यहाँ बात हो रही है अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि जब ये आए थे उस टाइम इन्हें कुछ ही सालों के लिए विशेषाधिकार दिया गया था, कुछ सालों के लिए इन्हें बिजनेस करने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद वो पीरियड ख़त्म होने से भी पहले इनको ये विशेषाधिकार को अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया, और वो विस्तारित कर दिया गया था 1609 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे एसरेशन वाले हैं। तो 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के अलावा हर जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। स्पष्टीकरण दिया गया है कि मुगल सम्राट ने उन पर जजिया कर लगाने के बदले उन्हें यह अनुमति दी थी। तो क्या मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था, और जिसके बदले उसने सूरत के अलावा हर जगह टैक्स फ्री उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? तो इसमें का क्या होगा, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो मुगल सम्राट ने उन पर जजिया लगाया था और उसके बदले उन्हें अनुमति दे दी थी कि सूरत के अलावा आप कहीं भी जो आपका सीमा शुल्क होता है उसे दिए बिना आप व्यापार कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूज पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया, यह कथन किसका है? तो ये किसने बोला है? तो दोस्तों, ये बोला है अल्फांसो डिसूजा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकती है, और कई बार शायद ये आई भी है जहाँ तक मुझे याद है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस डे, गैरोल आंगियार, विलियम नॉरिस या जॉब चार्नोक, किसको बोला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है विलियम नॉरिस। एक बार आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर है गैरोल आंगियार। ठीक है, अभी ये विलियम नॉरिस कहाँ का है मैं आपको बताती हूँ। बात करते हैं फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, जॉब चार्नोक कलकत्ता का। ठीक है, और जो विलियम नॉरिस था ये क्या था, ये औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं के लिए आया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 8th, मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गैरोल आंगियार को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली हंत दक चवतज किससे कहते थे? देखिए ये जो वर्ड है इसको देखिए ध्यान से, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड होगा। हंत दक चवतज किसे कहते थे? कौन पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर है चटगांव। ठीक है, तो चटगांव को वो हंत दक चवतज कहा करते थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दासों की नियमित खरीदारी और पंजीकरण के लिए कलकत्ता कोर्ट हाउस कब बनाया गया था? तो किस सन में बनाया गया था ये कोर्ट हाउस? जो दासों की, मतलब इसको वैलिड कर दिया गया था, जो दासों की खरीदारी होती थी उसको बिल्कुल वैलिड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1752 में। तो 10th का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार कौन था? देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है? पहला और अंतिम नायाब सूबेदार, ये ध्यान रखिएगा। हम गवर्नर्स, गवर्नर जनरल, वायसराय ये याद रखते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नायाब सूबेदार कौन था? तो वो था मोहम्मद रज़ा खान। तो बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार मोहम्मद रज़ा खान। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे वही एसरेशन वाले क्वेश्चन है। मीर कासिम ने खिजरी जमा नाम का एक और भी लिया था। ये कर है, ठीक है, एक और कर, यहाँ कर आएगा। तो क्या लिया था? एक खिजरी जमा नाम का एक और कर भी लिया था। कारण क्या दिया गया है कि वह अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करना चाहता था। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई एक सही है, या इसका सही स्पष्टीकरण है? तो यहाँ बोला गया है वो अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति से गठन करना चाहता था, इसलिए उसने एक नया जो कर लिया था खिजरी जमा लगाया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है। वो यूरोपीय पद्धति से करना तो चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए खिजरी जमा नहीं लगाया था। उसने जो हालत थी वहाँ की वो बहुत ख़राब हो गई थी, जो राजकोष था वो खाली होने लगा था, तो उसके लिए उसने खिजरी जमा का जो कर था, नया टैक्स लिया था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टिप्पू सुल्तान ने गोदियों की स्थापना की तो किस किस जगह? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादा प्लेसेस आपको दिए हुए हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ, आप एक बार पूरा देख लीजिए। तो मंगलौर, मौलिदाबाद, वजीदाबाद, श्रीरंगपट्टनम। तो मंगलौर, मौलिदाबाद में, वजीदाबाद, श्रीरंगपट्टनम में, या ऊपर के तीनों में, या 1, 3 और 4 में, किस में? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे हायर लेवल के एग्जाम आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल अंदर से पूछे जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं वो तो पूछे ही नहीं जाते आज के टाइम में। ठीक है, तो इसी के लिए ही हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो 15 मिनट में ये चीज़ें करवाई जा रही हैं उसको करने के लिए कई घंटों की मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है मंगलौर, मौलिदाबाद और वजीदाबाद। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो 1, 2, 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो टीपू सुल्तान ने गोदियों की स्थापना मंगलौर, मौलिदाबाद और वजीदाबाद में की थी। नेक्स्ट चलते हैं। मैसूर के वोडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए ये जो हमारे हैदर अली वगैरह आए थे, जो हमारा ये युद्ध हुआ था, ये बड़ा फेमस जो युद्ध है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो क्या नाम था कुछ, सॉरी मुझे नाम स्किप हो रहा है माइंड से। तो जो हैदर अली आए हैं उससे पहले ये वोडियार वंश था मैसूर पे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए वोडियार वंश आ गया था। तो वोडियार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था चिक्का कृष्णराज सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो दो थे ये कौन थे? ये थे इसके मंत्री। ठीक है, तो शासक नहीं थे, ये इसके मंत्री थे। इन्हीं को ही हरा के आगे जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी। और हरा के क्या हुई थी? ये जो हैदर अली था उसको हैदर अली को नंदराज ने
ठीक है, नंदराज ने ही मौका दिया था, अपनी सेना में शामिल किया था, तो नंदराज ने मौका दिया था हैदर अली को। उसके बाद धीरे धीरे हैदर अली ने क्या किया, वहाँ पे पूरे पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलेज़ली को मार्क्वीज़ की उपाधि मिली, तो कब मिली थी मार्क्वीज़ की उपाधि, मतलब किस चीज़ के बाद या किस चीज़ के लिए मिली थी? तो उसकी जो विस्तार नीति थी, मतलब सहायक संधि के थ्रू जो वो विस्तार करा था उसके लिए मिली थी, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए मिली थी, पांडिचेरी को जीतने के लिए मिली थी, या अपनी परिमित और शांत नीति के लिए मिली थी। देखिए अब मैं आपको कुछ फटाफट से बता देती हूँ। वो अपनी नीति को परिमित और शांत नीति कहता था। ठीक है, तो वो खुद कहता था इसको। पांडिचेरी को उसने जीता नहीं था, वो दे दिया गया था फ्रांसीसियों को शायद। ठीक है, फ्रांसीसियों को दिया गया था वो। और विस्तार की नीति के लिए उसे मार्क्वीज़ की उपाधि नहीं मिली थी, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए उसे मार्क्वीज़ की उपाधि दी गई थी, तो बी ऑप्शन 15 का करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस जनजाति को तालपुरा कहा गया? तो किस जनजाति को तालपुरा भी कहा गया है? भील, कोल, बलूच या नकई? तो देखिए ये 3 तो जातियाँ हैं यहाँ पर, मतलब 3 तो जनजातियाँ हैं, लेकिन ये नकई जनजाति नहीं है, मिसल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बलूच। बलूच जाति को, मतलब बलूच जो जनजाति थी उसको तालपुरा जनजाति भी कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैचिंग वाले हैं। आइए चलिए करते हैं फटाफट से इनको मैच। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम कब पारित हुआ? कारखाना अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम। तो देखिए मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ था हमारा 1961 में, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें हिंदू महिला संपत्ति अधिकार, तो ये हुआ था हमारा 1937 में। और हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम हुआ था हमारा 1956 में। और कारखाना अधिनियम हमारा हुआ था 1947 में। तो ये तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में तभी कारखाना अधिनियम आ गया था। ठीक है, तो एक बार इसके ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन कौन से इसके ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या लगाया है, हमने लगाया है 3, 4, 2, 1। तो 3, यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लाइव संस्थापक नहीं था अपितु भविष्य का अग्रदूत था, किसका कथन है? तो ये जो बात कही है क्लाइव के बारे में वो किसने कही है? ये कही है पर्सिवल स्पीयर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुरकानदेज दल में निम्न में से कौन थे? तो बुरकानदेज दल अगर आपको पता हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए क्या था ये बुरकानदेज दल। और नहीं पता है तो दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, किसानों का दल था, विदेश में काम करे भारतीय सैनिक थे, या मुसलमान में जमींदारों की सेना से मुक्त सिपाही थे, या ब्रिटिश सेना से मुक्त सिपाही थे? तो दोस्तों जो बुरकानदेज दल था वो था, सॉरी ये नहीं था, ये था मुसलमान व जमींदारों की सेना से मुक्त सिपाही। ठीक है, तो ये मुसलमानों और ज़मींदारों की सेना से मुक्त सिपाही थे। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दल था ये एक विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, तो मुआमरिया विद्रोह जो हुआ था हमारा 1769 से 99 के बीच जो चलता रहा था, उस विद्रोह से ये लोग रिलेटेड थे। और कौन सा दल रिलेटेड था, मतलब इन्हीं लोगों का वो विद्रोह था, बुरकानदेज दल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं मिलेगा इस वीडियो में, मैं गारंटी देती हूँ, एक भी बकवास क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, लिंक्ड बटालियन योजना क्या थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिंक्ड बटालियन। तो ये लिंक्ड बटालियन क्या थी? भारत में यूरोप सेना को इंग्लैंड दौरे से बेहतर बनाना, यूरोपीय सेना में भारतीय सैनिक शामिल होना, भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का शामिल होना, ऐसी भारतीय सेना जो बाहर जाकर भी युद्ध में भाग ले, मतलब इंडिया में तो जो युद्ध होता है तो उसमें तो ले, और उसके अलावा बाहर भी जिनको भेजा जाता था वो। तो क्या ऑप्शन इसका सही है? इसका सही है ऑप्शन ए। तो भारत में यूरोपीय सेना को इंग्लैंड दौरे से बेहतर बनाना, मतलब पहले जो भारतीय यूरोपीय सेना थी भारत में उसको इंग्लैंड दौरे पे बीच बीच में भेजा जाता था, किस लिए? उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनको और अपडेट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा को किसने शास्त्र की आड़ में हत्या कहा? शास्त्र की आड़ में हत्या, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, विलियम बेंटिक या स्वामी विवेकानंद? तो देखिए सारे ही नाम स्त्रियों के सुधार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन इसका सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
17वें नियम के अनुसार, देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें याद हो। 17वें नियम के अनुसार सती प्रथा निषेध नियम कहाँ सबसे पहले लागू हुआ था? तो पहली बात तो ये कि सती प्रथा कब हुआ था, सती प्रथा निषेध कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1929 में। ठीक है, तो 1929 में जो सती प्रथा निषेध जो कानून था वो बना था, वो कौन से नियम के तहत बना था? वो 17वें नियम के तहत बना था। ठीक है, तो 17वां नियम आपको खुद ही अब याद हो जाएगा। तो आप इसको याद भी कैसे रख सकते हैं? 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 9 - 2 कर लीजिए ऐसे, तो 1 तो यहाँ पे है ही है, तो 1 और 9 - 2 17। तो ये आपको याद रहेगा। अगर आपको सन याद है तो आपको कौन से नियम के अनुसार है? तो 17वें नियम के। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या बंगाल? तो दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ था वो हुआ था बंगाल में। तो 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम बहुत सिमिलर हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो बहुत मतलब एकदम एक जैसे से नाम है, बस पीछे का एक वर्ड चेंज रहता है। तो यहाँ बात हो रही है एसोसिएशन की। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? प्रोफेसर कर्वे ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने, करसोनदास मूलजी ने या के नटराजन ने? तो जो इसका सही ऑप्शन है, कर्वे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कर्वे अगर सोच रहे हैं तो कर्वे बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है विष्णु शास्त्री पंडित। ओके दोस्तों, और ये जो प्रोफेसर कर्वे थे वो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ एक दो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं उसको याद रखिएगा। और जो करसोनदास मूलजी, इनके बारे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ मुख्य रूप से संबंधित थे, या किससे मुख्य रूप से संबंधित थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ, आत्मसम्मान आंदोलन, महाड सत्याग्रह या नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी? तो इन्होंने कहा है मुख्य रूप से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से बात हो रही है, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा महाड सत्याग्रह। देखिए ये वाला जो है ये तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है मेन तौर पर। ठीक है, मेनली। और ये वाला जो है स्वामी नैयर से है। ठीक है, तो जो महाड सत्याग्रह है वो भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। और ये क्या था, ये 1927 में इन्होंने नेतृत्व किया था भीमराव अम्बेडकर ने महाड सत्याग्रह का। और ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो दलित थे तो उनको क्या होता था, वो जो तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का ना उन्हें हक नहीं था, तो वो पानी के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो 1927 में था ये महाड सत्याग्रह, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित था। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। और मैचिंग में देखिए ये आ गए हैं हमारे करसोनदास मूलजी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सत्य प्रकाश, भारत स्त्री महामंडल, भारत महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, और यहाँ नाम दिए गए मार्गरेट कजिन्स, सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रानाडे और करसोनदास मूलजी। तो कौन सा किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ सत्यार्थ प्रकाश मत समझिएगा इसको, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये सत्य प्रकाश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें बहुत भारी पड़ जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वही है हमारे करसोनदास मूलजी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश से करसोनदास मूलजी हमारे रिलेटेड है। स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी के द्वारा बनाया गया था। भारत महिला परिषद रामाबाई रानाडे, और अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस था मार्गरेट कजिन्स द्वारा ये बना। 96 हमारा बराहीन अहमदिया किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर गैस करें, मान लीजिए हमें नहीं आता है करना, ठीक है, तो हम गैस कैसे करते हैं? तो अहमदिया लिखा है तो हमें लगता है कि किसी अहमद ने तो डेफिनेटली लिखी है। ठीक है, तो अब 3 में अहमद है, अब हम कंफ्यूज अब क्या करें? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ओके, जैसे कहते हैं ना बड़ा हीन है, मतलब हीन मतलब दीनहीन कहते हैं ना, गरीब बिल्कुल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो वही दीनहीन कौन होगा भाई? गुलाम ही तो होगा ना, बिल्कुल जो गुलाम है वही तो बिल्कुल दीनहीन होगा। तो बड़ा हीन, तो बड़ा से बड़ा याद रख सकते हैं, बड़ा हीन है तो कौन है? गुलाम बहुत हीन है। ठीक है, बहुत हीन दृष्टि से उसको देखा जाता है। तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो या आई होप ये आपको अब हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारे अहमदिया आंदोलन से जो 1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था क्या। ठीक है, तो चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी तो आप ऑप्शन बहुत जल्दी से इसका चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है हमारा असम। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बताती हूँ, आपको बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप इसको कभी, क्योंकि ये जो हुआ था, एक तो आपको इसका ये सन भी याद रखना है, ये कब हुआ था। ठीक है, 1859 में ये लाया गया था इमिग्रेशन एक्ट। और
ये क्या था, ये जो टी प्लांटेशन लेबर होती थी, तो मतलब जो चाय के बागान होते थे, आपको पता है जो अंग्रेज़ों के समय में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने चाय के बागानों के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो जो टी प्लांटेशन लेबर थी वहाँ पे, जो उन बागानों में काम करते थे मज़दूर, उनके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ताकि आप यहाँ से दूसरी जगह बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो असम, ऑब्वियसली बात है कि टी की बात हो रही है तो ये असम की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ऑल्दो कि जब मैं आपको क्वेश्चन टर्न करी थी, पेज टर्न करी थी, ऑल्दो आपने आंसर देख लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी पूछना मेरा काम है। कादम्बिनी गांगुली, प्रीति लता वडेयर, सुनीति चौधरी या उषा मेहता। देखिए चारों ही नाम हैं, जिनमें से कि अगर मैं बात करूँ सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन है आपका कादम्बिनी गांगुली। और ये जो 3 नाम है बहुत फेमस नाम हैं, और इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 29th क्वेश्चन, प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? 1907, 1910, 1905, 1915, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1905। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कि उन्होंने चाहा कि उनके बारे में कोई भी उल्टा सीधा कुछ ना छापे, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए प्रेस पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे किया कि वो कुछ ना छापे इनके बारे में उल्टा सीधा। तो जो इन लोगों की जो प्रिंट मतलब जो प्रेस थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनियन बना ली, ठीक है। तो वो क्या हुआ, प्रिंटर्स यूनियन बना ली। तो कब बनाई थी उन्होंने? बंगाल विभाजन के टाइम पर बनाई थी, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुक्ति कौन पाते नामक पुस्तक किस समिति के प्रमुख लेखों का संग्रह है? तो देखिए यहाँ पूछा गया है किस समिति के प्रमुख लेखों का संग्रह है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चला कि मुक्ति कौन पाथे के अंदर क्या है, इसके अंदर किसी समिति के लेख हैं, उनका पूरा कलेक्शन है, ठीक है। तो ये समिति कौन सी थी? ये थी हमारी युगांतर समिति, ठीक है। ये युगांतर समिति के जितने भी इन्होंने लेख हमारे लिखे थे, उन सब का कलेक्शन है मुक्ति कौन पाथे। मतलब इसका हिंदी में अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग है मुक्ति मतलब आज़ादी, ठीक है। आज़ादी किस रास्ते से, मतलब किस रास्ते से हमें आज़ादी मिलेगी, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है हिंदी में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसरेशन वाला है। तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट से पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। तो आपसे ये दोनों बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अप्रैल 1916 की बात हुई है, तो जो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी वो भी 1916 में की थी, लेकिन वो अराउंड सितंबर की थी, ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ तिलक की बात हो रही है तो उन्होंने अप्रैल में की थी, ये सही है। एक ही सन में हुई है लेकिन मंथ अलग है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तिलक की जो होम रूल लीग है वो पहली है। इससे 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? तिलक की होम रूल लीग की, ठीक है। तो वो 6 शाखाओं में ही संगठित थी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो तो 100 शाखाओं में संगठित थी, वो बहुत बड़ी उनकी वो हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसकी व्याख्या नहीं है, मतलब सही व्याख्या नहीं है। दोनों बातें तो ठीक है लेकिन ये एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रही हैं। देखिए ये क्या, इसका स्पष्टीकरण थोड़ी ना दे रहा है। तो हमारा ये सही नहीं लिखा है, ये देख लीजिएगा, सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन, गदर दल ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका की संपादन किसकी स्मृति में शुरू किया था? तो देखिए गदर साप्ताहिक पत्रिका है वो हमने बात की हुई है, गदर दल ने निकाली थी, ये साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी वो भी हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि किस लिए शुरू की थी, किसकी स्मृति में शुरू की थी। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाई हूँ, ये इस पूरे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। जिस प्रोसेस में मैं खुद कई दिन मुझे लगते हैं, उसको मैं बिल्कुल छोटा करके, सब बिल्कुल कंप्रेस करके मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो आप 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे में आप जो चीज़ें कवर करते हो उसमें बहुत कई घंटों की मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पसंद आ रहे हो ये क्वेश्चंस, मेरी मेहनत आपके लिए पसंद आ रही हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास में बेल नोटिफिकेशन का आइकन होता है, उसको ज़रूर से प्रेस किया कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरी नई वीडियो का, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे आपके लिए ये सब कर पाऊंगी, ओके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा 1857, ठीक है। तो 1857 विद्रोह की स्मृति में इन्होंने ये गदर शुरू किया था। तो आप याद भी रख सकते हैं। देखिए गदर का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे एकदम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बिल्कुल विद्रोह सा हो जाता है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो विद्रोह हमारी साइड से कौन सा हुआ था? हमारी साइड से तो 1857 का हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारी साइड से नहीं हुआ था, ठीक है। तो 1857 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना
कहाँ हुई थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये स्वदेशी सेवा गृह किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, ये दोनों ही बातें बताऊँगी। देखिए यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं मिलेगा और इसमें से आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका देखिए यहाँ बात हो रही है कि कहाँ हुई थी। पहले मैं आपको बताती हूँ ये करी किसने थी। ये करी थी हमारे गांधी जी ने, ठीक है? और ये हुई थी हमारे वैंकूवर में, कनाडा में, मतलब कनाडा में भी वैंकूवर ने, ठीक है? तो गांधी जी ने किया था और कहाँ किया था? कनाडा में, ठीक है? सॉरी फ्रेंड्स, ये गांधी जी ने नहीं की थी। गांधी जी से रिलेटेड एक ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, उसका मैं अभी आपको बताऊंगी, मैं क्यों कंफ्यूज हो गई हूँ। आप उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये बेसिकली क्या थी, ये जो थी ये जब लाला हरदयाल थे और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर दल की जो स्थापना की थी इन्होंने 1913 में। तो इससे पहले भी कनाडा में ना जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी उसके लिए एक जो स्वदेशी सेवा गृह की स्थापना ये हो चुकी थी, ठीक है? इसी को ही यूनाइटेड इंडिया हाउस कहा जाता था, ठीक है? तो ये सॉरी गांधी जी ने नहीं किया था, इसको ध्यान रखिएगा, ये आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमागाटा मारू प्रकरण में किस देश के जहाज़ किराए पर लिया गया था, ठीक है? तो किस देश से लिया गया था जहाज़ किराए पर? तो देखिए सबसे पहले तो ये कामागाटा मारू जो प्रकरण था वो एक जहाज़ था, जहाज़ से जो सिख थे वो यहाँ से जा रहे थे, फिर अंग्रेजों ने उन्हें जाने नहीं दिया था, वहाँ पे कुछ एक्सपायर भी हो गए थे, कुछ को चोट आई थी, वापस भेज दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आई होप उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये जो जहाज़ लिया गया था वो जापान से किराए पर लिया था, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, ये जो जहाज़ लिया गया था वो जापान से किराए पर लिया गया था, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी ने किस सभा का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था? देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कुछ रिलेटेड सा एकदम नाम था, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। तो यह स्वराज्य सभा किसका नाम कर दिया था? इन्होंने कर दिया था होम रूल लीग का। अब देखो याद आप आराम से कर सकते हो, इसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी एक्चुअली, ठीक है? तो जब ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने क्या किया, होम रूल स्वराज्य मतलब अपने घर का राज्य, ठीक है? तो इन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्वराज्य सभा। और कब किया, जब ये अध्यक्ष बने इसके। तो आपको ये भी याद रखना है कि होम रूल लीग के गांधी जी अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है? 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसमें गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? तो जब मतलब गरम दल वापस से आ गया था, क्योंकि आपको पता है वो सूरत स्प्लिट हो गया था, तो वहाँ पे गरम दल और नरम दल बट गए थे, ठीक है? तो ये कौन से अधिवेशन में गरम दल वापस से आ गया था कांग्रेस के अंदर? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ओके? साथ ही इसका आप सन भी याद रख सकते हैं, ये कब हुआ था इनका विलय, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वगैरह के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1960 में। स्प्लिट कब हुआ था? कांग्रेस का स्प्लिट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद 1907 में स्प्लिट हुआ था और 1916 में ये वापस से कांग्रेस में एंटर हो गए थे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 37। ये भी हमारा एसरेशन वाला है। एसरेशन वाले में हमारा क्या है, राष्ट्रवादियों को स्वशासन की मांग के संबंध में मॉन्टेग्यू घोषणा से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। कारण दिया गया है, इससे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से उत्पन्न असंतोष समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था उससे जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, इससे वो दूर हो गया। किससे, किसकी बात हो रही है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की बात हो रही है। तो एक बार इसको दोबारा से ध्यान से पढ़िए और फिर इसको सोचने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अभी हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादियों को स्वशासन की मांग के संबंध में, ठीक है? स्वशासन से भी मैं आपको बता सकती हूँ, थोड़ा अगर घुमा के देंगे तो आपको होम रूल लीग का पूछ सकता है कि होम रूल लीग की मांगों को काफ़ी मतलब जो मांगे थी उनकी इन्होंने मानी थी, ठीक है? इसमें तो आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो दूसरी बात कही गई है वो भी ठीक है कि 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार आया था उससे जो असंतोष था, क्योंकि उन्हें वो स्वराज्य के बारे में कुछ बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट की बात नहीं की गई थी, तो इसके लिए जो असंतोष था वो इससे थोड़ा शांत हुआ था, क्योंकि इन्होंने इनकी कुछ मांगे मान ली थी। तो दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे का मतलब ये इसका रीज़न भी नहीं है और स्पष्टीकरण भी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने की घटना में मुख्य भूमिका थी। तो देखिए एक नाम तो आप मेनली जानते होंगे किनका है, लेकिन इनके साथ मुख्य भूमिका पूछी गई कि मुख्य भूमिका किस किस की थी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए रासबिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, अवध बिहारी और लाला हरदयाल। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ बात हो रही है लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने की। तो एक बार ध्यान से देखिए और आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 एंड 3 मतलब रासबिहारी बोस,
सचिंद्र सान्याल और अवध बिहारी, ठीक है। लाला हरदयाल से रिलेटेड नहीं थे। इसके अलावा और कौन कौन रिलेटेड थे मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि इनके अलावा ये नाम भी आ सकते हैं, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो मास्टर अमीचंद भी इससे रिलेटेड थे, बसंत कुमार भी लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पे जो बम फेंका था उससे रिलेटेड थे, बालमुकुंद और हनुमंत सहाय। तो मुख्य रूप से इस ये जो षड्यंत्र इन उन लोगों ने रचा था, ठीक है, ये जो मतलब इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी मारने की लॉर्ड हार्डिंग को, तो ये इसमें सब इन्वॉल्व थे और मेन मुख्य तौर पर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की एक पूरी टीम होती है, बट मेनली ये लोग थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लखनऊ समझौते के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों के लिए कितना भाग आरक्षित किया गया था। अब देखिए, जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कुछ चीज़ों के मतलब कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो वो कितने परसेंट थी, मतलब कितना भाग, कितने बड़े भाग आरक्षित किया गया था मुसलमानों के लिए व्यवस्थापिका में, किसकी बात हो रही है, व्यवस्थापिका की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एक बार देख लेते हैं। यस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 1/9 भाग इनके लिए आरक्षित कर दिया गया था मुसलमानों के लिए व्यवस्थापिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट 1919 के अधिनियम का आधार थी। तो अभी हमने बात ही की है, ठीक है। किसी अच्छा हाँ, ये बात हो रही है 1919 का अधिनियम का आधार, मतलब 1919 के अधिनियम से पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी जिस पर ये बेस्ड थी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सेंटर कमीशन, मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट, साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट तो है ही नहीं, इसे तो कट ही कर देते हैं, राइट। तो इन ऑप्शंस में से तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेशन की ज़रूरत है, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है क्वेश्चन में। क्वेश्चन होगा कि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थी, एक दूसरे पे बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की मुख्य बातें थीं। तो कौन कौन सी बातें मुख्य थी, यहाँ देखिए, वही वाला वैसे ही हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो इससे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन का ह्रास किया गया था, देखिए पहला तो सही है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी इससे, ठीक है। लेकिन इससे ह्रास नहीं हुआ था, इससे बढ़ा था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो था इससे और इंक्रीज़ हुआ था और सपोर्ट मिला था उसको, ठीक है। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो सुधार किए थे उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रांतीय परिषद को विधान परिषद की संज्ञा दी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया है कि आपको इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन देखते हैं। यस, ये डी में ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था और विधान परिषद की संज्ञा दे दी गई थी प्रांतीय परिषदों को, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। मैचिंग क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, यहाँ तो आपने इसमें से 1-2 तो सुने होंगे, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं उनके जो नेम्स हैं वो मैंने ट्विस्ट कर दिए। इजी क्वेश्चंस तो नहीं दूंगी ना मैं आपको, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन करने के लिए यहाँ नहीं है, हम टफ क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की अगर बात करें तो क्या राम स्वामी अयंगर, कुछ ऐसा नाम है उनका, ठीक है। तो उनका नाम तो आपको याद होगा, ऑब्वियसली याद होगा उनका, तो नायकर, अयंगर नहीं, सॉरी, नायकर, ठीक है। नायकर जी का नाम तो आपको याद होगा, वाईकॉम का भी आपको एक नाम याद होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे नाम लिए हैं जो आपको नहीं आपने सुने हैं। अब वो कैसे नाम है, वो ऐसा क्यों है भाई, जिनके आपने नाम सुने हुए ऑब्वियसली उन्होंने की है, तो ऐसा तो नहीं मैंने किसी और के नाम ले दिया, नाम वही है, लेकिन जैसे उनके साथ में होते हैं कि उन 2 लोगों ने इसकी स्थापना की, तो मेन नाम को हम याद रखते हैं, सिर्फ जो सपोर्टिंग नेम होता है, सपोर्टिंग मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, देखिए। पार्टनर्स में अगर एक फेमस है, एक इतना फेमस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो पार्टनर, वो उसका फाउंडर नहीं है, फाउंडर तो वो भी उतने ही है ना। तो आज के टाइम में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से आते हैं, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो देना छोड़ दिया है, हाई लेवल के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, बहुत रेयरली, बहुत कम आते हैं, मतलब, ठीक है। तो चलिए, आइए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है जस्टिस आंदोलन, एक तो ये पेन भी नहीं चलता है सही से। जस्टिस आंदोलन, CN मुदलियार, और यहाँ आत्मसम्मान आंदोलन है, ये है बालीजा नायडू, वाईकोम सत्याग्रह है हमारा KP केसर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है हमारी रघुनाथ राव। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक करते हैं, कहीं गलत तो नहीं बताया मैंने आपको। B 3 4 2 1, राइट, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, राइट। अब देखते हैं इसमें, देखिए ISC की रानाडे और रघुनाथ राव, ISC मतलब
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये सिर्फ रघुनाथ राव नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया आत्मसम्मान आंदोलन में भी नायकर जी अकेले नहीं थे, बालीजा नायडू उनके साथ थे, मतलब इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, ऐसे ही जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है उसकी MG रानाडे और रघुनाथ राव इन दोनों ने मिलके की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में। बट अब आप परेशान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किसका मुकदमा लड़ने गए थे। देखिए, अब ये सबको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसमें से भी आप में से आधे लोगों को ये भी पता होगा कि वो दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने गए थे। ठीक है, लेकिन वो मुकदमा लड़ने किसका गए थे। तो यहाँ पे मैंने जो नाम दिए हैं उनमें नाम मैंने आपको कुछ ऐसे भी दिए हैं जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले वो जिसका मुकदमा लड़ने गए थे वो थे दादा अब्दुल्ला। वो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा वहाँ पर लड़ने गए थे अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं आपके चलिए अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अभी बताऊंगी नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। तो 43 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 44 पर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, और उसके अलावा पहले मैं आपका आंसर हाइड कर दूं, आप आंसर चीटिंग ना करें। वैसे तो आंसर नहीं दिख रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें दिख रही थी और आप अब तक आप देख चुके होंगे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें देखना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन किसने किया। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा कब बनी, कहाँ बनी, तो हमें पता ही नहीं, तो हमें ये कैसे पता होगा कि किसने किया। ठीक है, तो ये किसने किया था, देखिए अभी हम इसकी भी बात करेंगे, ये क्या थी, कब थी, किसने बनाई, मतलब सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये बनाई थी गांधी जी ने। अब सबसे पहले अगर आपको देखिए याद रखना है ना, तो अहिंसा की बात हो रही है, तो अहिंसा की बात कौन करता था, गांधी जी बात करते थे। तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे इसको, अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा, तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि ये किसने बनाई थी। तो गांधी जी ने बनाई थी। और कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी साउथ अफ्रीका में। और क्यों बनाई थी, देखिए एक चीज़ थी, ये जो साउथ अफ्रीका था वहाँ क्या होता था, वहाँ पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध, तो वहाँ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र होता था। वहाँ पे जो इंडियंस होते थे साउथ अफ्रीका में, उनको उनका ना एक रजिस्ट्रेशन किया जाता था, और वो जो रजिस्ट्रेशन उन्हें स्लिप दी जाती थी, रजिस्ट्रेशन कार्ड तो जो दिया जाता था, वो उन्हें हर समय अपने पास रखना कंपलसरी था। तो अगर आप वो नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये चीज़ें थी उसमें, मतलब कि आप हर टाइम आप उस कार्ड को कैरी करेंगे अपने साथ, ये था उसमें। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने ये दक्षिण अफ्रीका में ही बनाई थी। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना आज का हमारा, ओ सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी तो हमारा 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है। चलिए फटाफट से करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सरकार के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश का दौरा कर जनमत संग्रह करने का काम किसने किया था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी तो थे ही, लेकिन उनका सपोर्ट किसने किया था वहाँ पे, उनके लिए जो पूरे देश का मतलब दौरा किया जा रहा था, लोगों को तैयार किया जा रहा था, वो कौन कर रहा था, वो कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 45 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की। देखिए अब आप यहाँ पर डेफिनेटली घूमने वाले हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन आप घूमेंगे इसमें। माइकल वो डायर की हत्या किसने की। देखिए जनरल डायर जो था उसकी हत्या हमें पता उधम सिंह ने की थी, बट यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं भी उधम सिंह नहीं मिलेगा। ये है क्वेश्चन का ट्विस्ट, और यही ट्विस्ट आता है अक्सर हमारे एग्जाम में, तो यही ट्विस्ट को हमें सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 नाम आपको दिए गए हैं। सुखदेव तो नहीं थे, आपको पता उधम सिंह थे, इतना आपको पता उधम सिंह थे, तो सुखदेव तो नहीं थे। ठीक है, अब अगर हम कट करते रहें तो नेक्स्ट चंद्रशेखर आज़ाद, डेफिनेटली यार वो भी नहीं थे इसमें, इससे रिलेटेड नहीं थे। अब आपके 2 नाम अलग से बचते हैं, हकीम अजमल खान और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये आपके 2 नाम बचते हैं। अब आपको ये पता तो है नहीं ये हैं कौन, तो कैसे करें। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अब ये राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कौन है, अरे भाई ये वही हैं, उधम सिंह ही हैं। उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये उधम सिंह का ही नाम है। और क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आंसर में ट्विस्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा हो ना क्वेश्चन करने में, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग बहुत बहुत लेज़ी हो जाते हैं कमेंट करने के टाइम पे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है हमें भी आपके लिए और मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसऑर्डर इंक्वायरी का गठन कब हुआ। देखिए यहाँ मैंने दिया आपको एक और ट्विस्ट, डिसऑर्डर इंक्वायरी था क्या, अब हमें पहले ये पता करना है। ठीक है, अब हम बता तो तभी पाएंगे ना, मतलब ये था क्या, हमें ये तो बताओ पहले, तो कौन से सन में हुआ था हम बताएंगे तभी। ठीक है, तो 1905, 1922, 1915, 1919। तो चलिए मैं पहले आपको ये बताती हूँ डिसऑर्डर इंक्वायरी था क्या, ये था हंटर आयोग।
यस, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ था 1990 में। लेकिन अगर मैं आपको देती हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, आप बहुत इजीली बता देते। लेकिन हंटर आयोग कहा गया था क्योंकि जो उसके हेड थे वो, उनका नाम हंटर था, विलियम हंटर करके उनका नाम था, तो इसके लिए इसको हंटर आयोग बोला गया। लेकिन जो इसका एक्चुअल नाम था वो था डिसऑर्डर इंक्वायरी। ओके। तो आज हो गए हैं बहुत ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। अब इसको याद रखते हैं। याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। देखिए 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो उसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो क्या हुआ था, वो डिसऑर्डर किया था उनके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बिल्कुल मना किया था कि इकट्ठे नहीं होंगे लोग, कोई सभा नहीं करेंगे, कोई विद्रोह नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? उनके अकॉर्डिंग डिसऑर्डर हुआ था। वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या हुआ था? उनके अकॉर्डिंग तो वो डिसऑर्डर हुआ था। ठीक है, तो डिसऑर्डर की इंक्वायरी करने के लिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है, डिसऑर्डर इंक्वायरी या हंटर आयोग मतलब 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंटर आयोग में भारतीय सदस्य सम्मिलित थे। अब देखिए हंटर आयोग तो था, ठीक है, उसमें कौन कौन उसके मेंबर्स थे? ब्रिटिशर्स जो थे उनका नाम तो हमें अक्सर पता होता है, लेकिन जो इंडियन मेंबर्स थे उनका नाम भी हमें जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए आपको कुछ नाम दिए हैं। यहाँ आपके सर चिमनलाल हरीलाल, शंकर राम नागर, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। अब ये चार में से एक हैं, दो हैं, तीन हैं, या मतलब चार का तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कौन कौन है उसका आंसर हमें देना है। तो आइए चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी 1 3 4, यस। तो ये जो है सर चिमनलाल हरीलाल, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये लोग इसके मेंबर्स हैं, मतलब इंडियन मेंबर्स आप कह सकते हैं। जो शंकर राम नागर हैं, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है शंकर राम नागर, अब ये कौन है इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो शंकर राम नागर है, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, किस लिए? वो जो मस्कैर हुआ था जलियांवाला बाग वाला, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के अंतर्गत निम्न में से किसे सजा सुनाई गई थी? तो यहाँ आपको चार ऑप्शंस दिए गए। मैंने बोला था जैसे कि स्टार्टिंग में कि इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन सभी मिलेंगे तो तब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेदार, नलिनी सेनगुप्ता, सुनीति चौधरी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, इससे कौन रिलेटेड है? नलिनी सेन गुप्ता, ये याद रखिएगा। अब हम बात करें अगर ये जो प्रीति लता वाडेदार हैं, ये कौन थी? तो इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे चटगांव में जो वो था रेलवे इंस्टीट्यूट था, उसमें इन्होंने छापा मारा था और ये उसमें शहीद हो गई थी। ठीक है, तो चटगांव में याद रखिएगा, जो रेलवे इंस्टीट्यूट था उस पर इन्होंने छापा मारा था। किसने? प्रीति लता वाडेदार ने। अगर हम बात करते हैं इनकी कल्पना दत्त की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो सॉरी जो कल्पना दत्ता थी, इन्होंने चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट में छापा मारा था। किसके साथ? सूर्य सेन के साथ। ठीक है, और जो प्रीतिलता वाडेदार थी, ये क्या थी? ये भी सूर्य सेन के साथ ही, उन्हीं के ही जो क्रांतिकारी पूरा दल था उसी में ये भी थी। ठीक है, तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड काम करती थी। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें रेलवे इंस्टीट्यूट में छापे की, तो बेसिकली उसमें जो सबसे फेमस नाम आता है वो सूर्य सेन का, और उनके बाद आता है कल्पना दत्ता का नाम। ठीक है, और ये जो सुनीति चौधरी थी, इनके साथ एक और थी शांति घोष, इन्होंने जो जिलाधिकारी थे उस टाइम, जो डीएम थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये सारे नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यूनियनिस्ट पार्टी, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, लाहौर छात्र संघ, नदवतुल उलेमा, ये किस किस से रिलेटेड है? ये नाम भी दिए गए हैं, यहाँ आपको नाम मैच करने हैं। मैं इसको आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, लीजिए यहाँ आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, और तो आपको शायद ये भी दिखाई दे गया होगा। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो है फजल ए हुसैन। ठीक है, और द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, दो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है, ये भगवती चरण वोहरा की लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब है। ठीक है, BOMB, बॉम्ब वाला बॉम्ब है। ठीक है, लाहौर छात्र संघ, तो लाहौर छात्र संघ से रिलेटेड थे हमारे भगत सिंह। और नदवतुल उलेमा, ये हमारे शिबली नुमानी। ये एक बार यहाँ से देख लीजिए आप, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। ये मैचिंग में इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेता है, ऑलमोस्ट अपने एक ही क्वेश्चन में चार चीज़ें।
51 क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दिल्ली प्रस्ताव के बारे में। जो मुस्लिम लीग की थोड़ी सी डिमांड्स थी, वो जब कांग्रेस ने मानी और उसको एक प्रस्ताव के रूप में जब पारित किया, तो उसको दिल्ली प्रस्ताव कहा गया था। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मद्रास अधिवेशन 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी कपड़ा बहिष्कार संघ का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस चेक करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर खुद देने की कोशिश किया कीजिए मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है? तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। इसका सही ऑप्शन है 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन, दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो देखिए, यहाँ बात हो रही है घोषणा पत्र की, ठीक है? ये हमारा जारी हुआ था नवंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, 31 दिसंबर 1929 को किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? देखिए, सबसे पहले जो मतलब हमारा जो तिरंगा फहराया गया था वो मतलब जो हमारे 26 जनवरी या 15 अगस्त से काफ़ी पहले फहराया गया था, वो 1929 में फहराया गया था और वो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तो याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स के लिए। 55 क्वेश्चन है हमारा, हेराका क्या था? देखिए गाइस, कितने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत ढूंढ के, बहुत रिसर्च के बाद लेकर आई हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जल्द से जल्द आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ और भी इसके पार्ट्स हम ला सकें। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हेराका क्या था? तो ये अंग्रेजी जहाज था, गुप्त संस्था थी, या आंदोलनकारियों का संगठन था, या धार्मिक आंदोलन था? तो दोस्तों, हेराका था एक धार्मिक आंदोलन। और ये धार्मिक आंदोलन कौन सा था? ये धार्मिक आंदोलन था जो रानी थी गिडेनल्यू, जो गिडालू भी मतलब सॉरी नाम थोड़ा सा अजीब है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो रानी थी, जिनको मतलब रानी की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ये इस आंदोलन से जुड़ी थी, इसलिए ये आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है हेराका। ओके, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, ये तो अब आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसरेशन वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जेआरएफ के लिए, तो कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और स्पष्टीकरण दिया गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के मुसलमानों की भूमिका मुख्य थी। तो यहाँ पे आपसे 2 बातें कही गई हैं, मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो नहीं, इस आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका नगण्य रही थी। लेकिन ये उसका अपवाद था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के मुसलमानों ने बहुत अच्छे से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, मैंने लिखा सही, बताया गलत, ठीक है? ये गलत है, देखिए मैंने बताया ना, ये गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन से संबंधित है? तो यह है हमारा कराची अधिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से लंदन गए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके साथ मैं आपको इससे रिलेटेड अभी आगे और क्वेश्चन, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो ये राजपुताना जहाज से गए थे। नेक्स्ट है हमारा, सांप्रदायिक निर्णय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई थी? देखिए, जो एक सांप्रदायिक निर्णय हो रहा था, सांप्रदायिक पंचायत भी जिसको कहते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई थी? तो वो कही गई थी 3% की, 3% रिजर्वेशन की बात कही थी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, लोथियन समिति किसे कहा जाता है? तो लोथियन समिति, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जो लोथियन समिति कहा गया है वो कहा गया है मताधिकार समिति को। तो जो भारतीय मताधिकार समिति है उसको लोथियन समिति भी कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी ने सेनापति किसे कहा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उग्रवादियों को कहा, दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को कहा, लॉर्ड इरविन को कहा, या अम्बेडकर को कहा? तो देखिए, सेनापति, अब अगर आप गैस करना चाहें तो गैस करने में बहुत मुश्किल होगी, ऐसे क्वेश्चन हम गैस नहीं कर पाते हैं, इनका डेफिनेट आंसर हमें पता ही होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को गांधी जी ने सेनापति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 क्वेश्चन है हमारा, एसरेशन वाला है। गांधी जी की दृष्टि में ग्राम राज ही राम राज है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें साथ में आपको दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने ग्राम राज की आधारशिला रखी थी। तो जो भीमराव अंबेडकर ने रिफॉर्म्स किए थे, कुछ रिफॉर्मेशन स्टार्ट किए थे, उसमें कहा गया है कि इन्होंने ग्राम राज की भी आधारशिला इन्होंने रखी थी। तो क्या ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ये ऑप्शन देखिए।
तो देखिए इसमें ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ग्राम राज का अपोज करते थे। ठीक है, वो हमारे मतलब आधुनिकीकरण पर जोर देते थे और वो मशीनीकरण पर जोर देते थे, जबकि गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे। तो कहीं कहीं इन दोनों की सोच में हमें बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं और कहीं कहीं ये बिल्कुल अपोजिट इनके थॉट्स हमें नज़र आते हैं। तो इन दोनों के जो थॉट्स हैं उनको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन में मुख्य सहयोग था। तो किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता लीग की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज करने हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन है। अब आप इसको एक बार देखिए और बताइए कि किस किसने की थी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए मैं अभी आपको दो रणनीतियों के बारे में बताऊंगी और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संघर्ष विजय मतलब पहले आप संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए और उसके बाद आप कैसे भी करके आप विजय को हासिल कीजिए। मतलब जब तक विजय ना मिले तब तक आप संघर्ष जारी रखिए, ये वाली रणनीति। और दूसरी रणनीति की बात हुई है, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी अभी। ओके, दूसरी रणनीति थी संघर्ष समझौता संघर्ष। मतलब पहले संघर्ष कीजिए, आपको गवर्नमेंट थोड़ा भी अगर कुछ बेनिफिट दे रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर जब वो एक्सेप्ट कर ले फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आप दोबारा से संघर्ष कीजिए। तो ये तो गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। जैसे कि आपने देखा भी है, आंदोलन किए, फिर आंदोलनों को स्थगित कर दिया या रोक दिया या ख़त्म कर दिया, उसके बाद दोबारा से दूसरा आंदोलन शुरू किया। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि किसने कहा कि जब तक आपको पूरा आपका जो टारगेट है वो आप अचीव ना कर लें तब तक आप संघर्ष को लगातार जारी रखें। तो ये जो मानना था, ये मानना था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो 64 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, बर्मा और अदन को भारत के प्रशासन से कब अलग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 का, उसके तहत बर्मा और अदन को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। तो देखिए इसमें भी आपको ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने हैं और ये हायर लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा। तो देखिए विरोध तो हमें पता है कि सभी ने एक स्वर में विरोध किया था साइमन कमीशन का, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध नहीं किया था। तो यहाँ यही पूछा गया, विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन है आपके, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, पंजाब के यूनियनिस्ट या जस्टिस पार्टी। तो किस किसने नहीं सपोर्ट किया था, मतलब किस किसने विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पंजाब की यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी। इन दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के लिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ। अब ये देखिए ये बिल्कुल अलग से आपको क्वेश्चन है और ये नमक सत्याग्रह से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पहले एक बार दिखा देती हूँ। इनके कूट दिए गए हैं, मतलब मैचिंग्स हैं, आपको बताना है इसमें। ठीक है, कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा किससे रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो। तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह किया था, जो नेतृत्व किया था वो किया था सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार में जो नेतृत्व किया था वो किया था के कल्पन ने। धारा सणा में जो किया था वो तो गांधी जी ने किया था, ये वाला नाम आपको शायद पता ही होगा। और उड़ीसा में जो किया था वो किया था गोपाल बंधु चौधरी ने। तो आइए इसका हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर सी का आता है, सी का 2 है गांधी जी, तो देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 4 में से 1 पता है तो यहाँ 2 में आपको 2 2 दे रखा है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 4 का 1 है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1937 के चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने कितनी प्रांतों में सरकार का गठन किया। तो जो रिजल्ट आया था, मतलब जो जीत मिली थी इसको, वो कितने प्रांतों में मिली थी, जो एकदम स्पष्ट बहुमत होता है तो उसको कितने प्रांतों में मिली थी। तो वो मिली थी 6 प्रांतों में, और बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी सरकार का गठन कर लिया था। तो ओवरऑल जाके टोटल 8 हो गए थे, लेकिन उस समय की बात हो रही है एट दैट मोमेंट, तो 6 प्रांतों में बनाए थे।
इसका आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए इसकी डिटेल में बताऊंगी। तो अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन किसने किया था? तो अहिंसा से कौन रिलेटेड है? अहिंसा से तो हमारे गांधी जी रिलेटेड है। ओके, तो अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन गांधी जी ने किया। और ये कब किया, कहाँ किया? तो इन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। यहाँ पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध इन्होंने किया था। यहाँ पे लोगों को जो इंडियन थे उनको अपने साथ एक प्रमाण पत्र रखना होता था, एक सर्टिफिकेट हर टाइम अपने साथ कैरी करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1756 में सॉरी कलकत्ता है ये, ठीक है, कोलकाता नहीं है। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्री मार्ग से भेजा गया था? तो देखिए कब की बात हो रही है, 1756 की बात हो रही है। तो उस टाइम क्लाइव तो था ही हमारा, तो क्लाइव की तो बात हमें पता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि समुद्री मार्ग से किसे भेजा गया था। तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो क्लाइव तो हमारे मेन थे ही थे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है वॉटसन। वॉटसन को समुद्री मार्ग से भेजा गया था क्लाइव की हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्लाइव का साथ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, अच्छा ये यहाँ आएगा, ये गड़बड़ हो गया। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो जब बंगाल विभाजित हो गया और दो पार्ट में बट गया बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो उसमें जो प्रथम गवर्नर बना पूर्वी बंगाल का वो था ब्लमफील्ड फुलर। ओके, अब जो पश्चिमी बंगाल था वहाँ क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर था वो राज्य सरकार के नियंत्रण में था। ठीक है, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था। ये तो इंडिपेंडेंट था लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किसके प्रशासन के तहत लाया गया था? अभी हम ये भी बात करेंगे कि ये द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट था क्या और कब आया था। ठीक है, तो ये मैं चलिए फटाफट से आंसर बताती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। तो ये जो लाया गया था एक्ट, वो लाया गया था नॉर्थ ब्रुक के समय में। ठीक है, तो नॉर्थ ब्रुक के समय में लाया गया था और ईयर था आपका 1876। और ये क्या था, सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर राजकीय नियंत्रण। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके सार्वजनिक मंचों पर जो आप प्रदर्शन वाले कार्यक्रम करते हैं, मतलब कोई नुक्कड़ नाटक टाइप करते हैं या कुछ भी इस तरीके के कोई भाषण वगैरह या कुछ भी इस तरीके का करते हैं, तो उस चीज़ को बैन कर दिया था 1876 में। और उस टाइम कौन थे, नॉर्थ ब्रुक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते समय गांधी जी के राजपूताना जहाज में सम्मिलित थे। देखिए मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आगे है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी भी साथ ही साथ चेक कीजिए आप कितना तैयार हैं एग्जाम के लिए। अभी हमारे जैसे कि अभी बहुत जल्दी हमारा नेट JRF का एग्ज़ाम होने वाला है होपफुली, अगर वो पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मीराबेन घनश्याम दास बिरला, पंडित जगत नारायण, मदन मोहन मालवीय। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से या तो कोई 2 हैं या कोई 3 हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है मीराबेन और घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय। मतलब आपका 1, 2 एंड 4 किस में है? ओके, 1, 2 एंड 4 किसी में नहीं है, तो आपका करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ये 1, 2 एंड 4 आएगा। ठीक है, मैं इसको रुकिए, ये 1, 3 एंड 4 नहीं है, 1, 2 एंड 4 है। देखिए नीचे डी है बट वो ऑप्शंस में गलत है। ठीक है, ये 1, 3 एंड 4 नहीं है, 1, 2 एंड 4 है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम देखिए इनके अलावा और भी थे, मैं उनके भी नाम बता देती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको ये 3 ही नाम देंगे, इनके अलावा आपको और नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपके लिए बाकी नाम भी लाई हूँ। एक महादेव देसाई भी थे और देवदास गांधी भी शामिल थे। तो इनके साथ मतलब गांधी जी के साथ राजपूताना जहाज में ये 5 लोग और भी शामिल थे। हो सकता है इनके अलावा और भी हो, बट जो हमें नाम मिलते हैं जानने के लिए वो ये नाम हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपके लिए मैं जो क्वेश्चंस लाई हूँ अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत भूलिए, ये हमें मोटिवेशन देता है। और साथ ही आप सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली ये नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो 74th क्वेश्चन है हमारा, किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो जो फिर मतलब किसने कहा था? तो इरविन ने, रीडिंग ने, लिनलिथगो ने या वेवेल ने, किसने कही थी ये बात कि जो गांधी जी गतिविधि करते हैं वो राजनीतिक फिरौती है? तो ये कही थी लिनलिथगो ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, लिनलिथगो ने ही कहा था। ठीक है, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैचिंग वाला
देखिए हालांकि ये पूरा राजस्थान से रिलेटेड है क्वेश्चन, बट क्योंकि क्वेश्चन में जो हायर लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेता है कि जो हमें बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपको मैच करना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने राजस्थान का भी फिल किया हुआ हो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्योंकि हिस्ट्री कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, डोडिया है हमारा जैसलमेर, डब्बू शाही है हमारा मेवाड़, विजय शाही है हमारा बीकानेर और कटार शाही है बूंदी। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 1 2 3, ये राइट। ये लीजिए आप इसको एक बार। 76 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप ट्राई किया कीजिए खुद आंसर करने का, तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए ताकि आपको भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र किस कारण से दिया था। तो उन्होंने जो सिविल सेवा में उनका जो सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने लगभग 1 साल के करीब वो सर्विस की थी और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो उसका रीज़न क्या था। तो ये 4 ऑप्शन हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उससे रिज़ाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र को उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के पास किसने भेजा था। किसने भेजा था से मतलब है कि किसने सबसे पहले उनसे परिचय करवाया था, कि इनको किसने सजेस्ट किया था कि आपके अंदर जो एक देश के लिए प्यार है, आपके अंदर जो जोश है, उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, आप उनसे मिलिए। तो ये सजेशन किसने दिया था। तो चित्तरंजन दास जी से मिलवाने के लिए, तो देखिए यहाँ आपको एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और किसने भेजा था, ये भेजा था गांधी जी ने। ठीक है, जब गांधी जी ने देखा कि इनके अंदर एकदम देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, तो उन्होंने इनको सही डायरेक्शन के लिए उनके पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, किसने दांडी मार्च की तुलना पेरिस मार्च की घटना से की है। जो गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, उसकी तुलना पेरिस मार्च की घटना से की है। जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जो इवेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ भी जो युद्ध हो रहे थे, उनके अंदर जो जो चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे एक पेरिस मार्च था, तो उससे किसने कंपेयर किया है, ये किया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का देशभक्त कहा। देखिए ध्यान से देखिए, देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा था गांधी जी ने, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन किसने कहा था। तो ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, विशुद्ध हिंदूवादी संगठन किसने कहा था, तो ये कहा था जेटलैंड ने। जेटलैंड ने कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एसरेशन वाले हैं और जो जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ना केवल जेआरएफ के लिए, जेआरएफ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि जो बाकी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, अगस्त 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और स्पष्टीकरण दिया हुआ, इसमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार प्रदेशों को गठित करने की बात कही गई जिससे वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। तो अब आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ इसको, हालांकि आपने आंसर देख लिया है किसी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले दिख जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ बहुत माइनर सा फ़र्क दिया गया है, ये जो ये चीज़ दी गई है ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ दी गई है ये गलत है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये अगस्त में नहीं हुआ था, ये मार्च में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह सब करेंगे और उसमें जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया को इन्वॉल्व कर रही थी वर्ल्ड वॉर में, तो उसके लिए इन्होंने उसके मतलब उस युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए ये किया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने कहा कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो अपने जो युद्ध विरोधी के मतलब जो काम कर रहे हैं युद्ध के विरोध में, वो सब कंटिन्यू करेंगे और गाँव की तरफ बढ़ेंगे। और गाँव में पूरा प्रचार करने के बाद वो दिल्ली की ओर चलेंगे, मतलब गाँव में पूरा अपना जो भी संदेश है वो सब देते हुए, वो उसको स्प्रेड करते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसी को ही दिल्ली चलो अभियान कहा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, या आपको जो फैक्ट्स मैं दे रही हूँ वो अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा द गुड बोटमैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है हमारा राजमोहन गांधी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, राजमोहन गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 क्वेश्चन, ग्वालियर टैंक में आयोजित बैठक के अंतर्गत पारित किया गया। तो जो ग्वालियर टैंक में आयोजित बैठक थी उसके अंतर्गत क्या पारित किया गया था, मतलब कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए यहाँ पे अगर आपको ग्वालियर टैंक में नहीं दूंगी तो आप इजीली इसका आंसर बता देंगे, लेकिन एग्जाम्स में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ हमें थोड़ा घुमाया जाता है, जहाँ हमको सब कुछ पता होते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो यही आपका कन्फ्यूज़न दूर करना है, यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इस तरीके की सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ, जिसमें कि आप भी जानते हैं, क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारा ध्यान भी आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ, ये था आपका, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 में ये हुआ था। तो 1942 में मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे में या मुंबई जो भी आप कहें, तो ये मुंबई में हुआ था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई प्रस्ताव 1942 में क्या पारित हुआ था, तो आप बहुत इजीली बता देंगे क्या पारित हुआ था। लेकिन देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया और आप कन्फ्यूज़ हो गए। यही कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है। ठीक है, तो 1942 में क्या पारित हुआ था? अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, ये हमारा जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के अंतर्गत देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी? तो किस आंदोलन के अंतर्गत, देखिए वापस से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया है, पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के अंतर्गत समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसरेशन वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन ये शो कर देती हूँ, और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और ध्यान से पढ़िए। तो पहले दिया गया है, बर्मा और मलाया में ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय बस्तियाँ खाली करा ली। और यहाँ दिया गया है कि यहाँ 2 तरह की सड़कें बनवाई गई, काली सड़क और सफ़ेद सड़क। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ऐसे पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली, पता होते हुए भी हम आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि बर्मा और मलाया में ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय बस्तियाँ खाली करा ली थी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ 2 तरीके की सड़कें बनवाई गई थी, काली सड़क और सफ़ेद सड़क। लेकिन आप खुद चेक कीजिए क्या ये इससे रिलेट कर रहा है। हालांकि काली सड़क और सफ़ेद सड़क जो बनाई गई थी वो बनाई इन्हीं लोगों के लिए गई थी, मतलब जो यूरोपीय शरणार्थी थे उनके लिए सफ़ेद सड़क थी, और जो यहाँ के शरणार्थी थे जो अदर थे, मतलब जो इंडियंस आप कह सकते हैं या नेबरिंग कंट्री के जो थे, तो वो कौन थे, वो काली सड़क उनके लिए बनाई गई थी। तो सड़कें अलग अलग बना दी गई थी, जिसका विरोध खुद मतलब इन लोगों ने किया था। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे आंसर चेक करेंगे तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कि हैं दोनों ठीक, लेकिन स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा वो आपको आंसर नहीं दिखाई दिया इसलिए मैंने जल्दी से मूव किया था कि आप आंसर ना देख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ बात हो रही है आईएनए की। ठीक है, आईएनए या आज़ाद हिंद फौज भी इसको, मतलब दोनों नामों से हम इसको जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। तो इससे कौन कौन संबंधित थे ये आपको बताना है। पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताती हूँ सही आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो थे, ये सबको पता है। ठीक है, और मोहन सिंह थे, ये भी आप में से ऑलमोस्ट को पता होगा। लेकिन वहाँ यहाँ पर शाहनवाज जो थे वो भी इससे रिलेटेड थे। अब वो कैसे रिलेटेड थे वो मैं भी आपको वो भी बताऊंगी आगे। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होता है वो होता है डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ। शहनवाज जो थे उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए फॉल भेजी गई थी। तो एक तरीके से आप कमांडर बोल सकते हैं इनको, तो एज ए कमांडर इन्होंने वहाँ पर लीड किया था, तो इस वजह से ये भी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किसने किया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है
कांग्रेस ने ही आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, ताकि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको जो मतलब उनके ऊपर जो केस चलाए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, उसको वापस लिया जा सके और उन सैनिकों को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन भी हमारा ये वाला है, चेक कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। भूमिगत गतिविधियों में शामिल थे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, उषा मेहता या जयप्रकाश नारायण। पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो ये चारों ही जो भूमिगत गतिविधियाँ चल रही थी उनमें शामिल थे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए प्लीज़। ठीक है, आपकी फीडबैक से मुझे पता चलता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ये सब चीज़ें मुझे पता चलती हैं उससे। तो प्लीज़ अपने कुछ सेकंड्स निकालिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, वो सब मुझे प्लीज़ बताया कीजिए। उससे मुझे ईजी होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ वो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाहर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, तो पॉजिटिव रहिए, मतलब पॉजिटिवनेस रखिए अपने अंदर। आप बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना सोचें और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पढ़ाई में मन लगाइए। वीडियो में कुछ इशू आ गया था, वीडियो पॉज हो गई थी। तो चलिए, ये CH भाभा हैं, ये निर्माण विभाग था इनका, इनको मिला था। आसफ अली जो है, आसफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और जॉन मथई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। तो देखिए, पहली चीज़ तो इसमें एक पॉइंट अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे कोई भी सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, लेकिन यहाँ पे कोई सी भी डेट ऐसी नहीं दी गई है जो 7 डेज़ या 8 डेज़ हों या 6 डेज़ भी हों। यहाँ पे 10-11 ऐसे दिन दिए गए हैं। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी, लेकिन इसको बोला आज़ाद हिंद फौज सप्ताह ही गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा 1 से 11 नवंबर, और ईयर कौन सा है, ईयर है हमारा 1945। अब इसमें एक चीज़ और एडिशनल मैं आपको बता देती हूँ। 1 से 11 नवंबर तो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था, और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ 12 नवंबर की, ठीक है, अगर मैं 12 नवंबर की बात करती हूँ तो 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था, 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य कौन थे, मतलब सबसे एजेड कौन थे। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, इन 4 नामों में से आपको बताना है कि वो कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये क्या था, ये भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि जो आचार्य JB कृपलानी थे, तो इन्होंने मतलब इन्होंने बोला था कि इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ये जब 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये उसमें बनाए गए थे। हालांकि थोड़े ही टाइम बाद मतलब एक तरीके से आप कह सकते कि अस्थायी, ठीक है, लेकिन अगर बात हो रही है अध्यक्ष की, प्रथम अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर हम बात करते हैं कि स्थायी कौन थे, तो स्थायी तो आई गेस आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा 12 सत्रों में से संविधान सभा के, यहाँ पे आएगा संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के 12 सत्रों में से 12वीं बैठक कब हुई थी। तो देखिए, इससे आपको 2 बातें पता चल रही हैं। पहली बात तो ये कि इसके 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, और उसमें आपसे पूछा गया है 12वीं बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो जो 12वीं बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब पहली बैठक की बात होगी तो पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये आपका क्वेश्चन है, संगठन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज ने संगठन आंदोलन शुरू किया था।
ये जब हमारा 1920s का टाइम चल रहा था तो उसमें क्या चल रहा था, जो स्वामी श्रद्धानंद थे उनके नेतृत्व में आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं उनको वापस से हिंदू धर्म में लाया जा रहा था। तो इसी तरीके का एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, संगठन आंदोलन। तो ये आर्य समाज ने ही चलाया था। देखिए यहाँ आपको एडिशनल फैक्ट भी दिए जाते हैं जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो, और अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय विधानमंडलों को कितने समूहों में विभक्त किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है 3। कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय विधानमंडलों को 3 समूहों में विभक्त किया था। वो 3 समूह कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चंस के साथ लेते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला जो इन्होंने पार्ट किया था वो क्या था, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे, ठीक है, और दूसरा था मुस्लिम संख्यक प्रांत, और तीसरा भी था मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। अब लेकिन जो तीसरा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था वो बंगाल और असम का एरिया था। इसके अलावा जो सिंध, पंजाब, ये सारा एरिया है वो सेकंड वाले में था, ठीक है, ये थर्ड वाला है। और फर्स्ट वाला जितने भी हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे ब्रिटिश के अंतर्गत, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही थे, तो वो सब आपके पहले इसमें आते थे समूह में, ठीक है। तो 3 समूह में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता उपरांत किसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन्होंने क्यों किया था, देखिए सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्यों किया था, इनके पास क्या पावर थी जो इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये उस समय गृह मंत्री थे, ठीक है, तो गृह मंत्री ये उस समय थे, इस वजह से इन्होंने मतलब इस पावर के साथ इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जब आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब उन शर्तों को मान लिया था, उसके बाद आरएसएस को वापस से मतलब प्रतिबंधित उससे हटा लिया गया था, ठीक है। दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, फीडबैक देना मत भूलिएगा अपना बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार कहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में तो आप बिना कहे कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 1944 में एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसको हम राजगोपालाचारी फार्मूला कहते हैं। तो उस फार्मूले की बात हो रही है, और आपका जो स्पष्टीकरण दिया गया वो दिया गया, वीर सावरकर ने इस फार्मूले की कड़ी आलोचना की। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है, 1944 में ही, ठीक है, और 1944 में अगर आप डेट की बात करेंगे तो 10 जुलाई को ये हुआ था। 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया था, और उसका रीज़न क्या था ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु, ठीक है। और जो आपको सी दिया गया है कि वीर सावरकर ने इस फार्मूले गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस फार्मूले की कड़ी आलोचना की थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये इसका स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण ये नहीं है। दोनों ठीक है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव में पंजाब में किसके नेतृत्व में अकाली गठबंधन की सरकार बनी। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है खिज्र हयात खां, इनके नेतृत्व में पंजाब में अकाली गठबंधन की सरकार बनी थी। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में योगदान था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में किस किस का योगदान था। तो इसका सही जो आंसर है, आगा खां का भी था, मोहसिन उल मुल्क का भी था, बकारुल मुल्क का भी था, और नवाब सलीमुल्लाह का भी था, मतलब उपरोक्त सभी। अगर मैं आपको इसका आंसर बोलूँ तो इसका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने इसीलिए ही ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम क्वेश्चन में, कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो फ्रेंड्स आज का हो गया है ये हमारा सेशन कंप्लीट। 100 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और हमने मेडिवल हिस्ट्री पे भी अभी शुरू किया है, हमारे 2 पार्ट उसके भी हो चुके हैं। तो आप कौन से वाले पार्ट पर, एंशिएंट पे आप चाहेंगे, मिडाइवल पे चाहेंगे, मॉडर्न पे चाहेंगे, आप किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। और शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियोज़ मैंने कुछ अपलोड की हैं, वो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस पे चाहिए। और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक किया कीजिए, उसमें लिंक्स होते हैं, उन लिंक से आप डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के टाइम के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, ठीक है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवनेस के साथ, ठीक है, नॉट दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए और कीप लर्निंग। हैव अ
great time ahead. Bye bye.